वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन पे आज है लास्ट लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आप में से किसी ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए कैसे ज्वाइन होना है। ये बैच आपको हमारी एप्लीकेशन पे 700 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पे कुछ और कोर्सेज भी चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम आपको पढ़ाएंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें एक और टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्सड, कम्युनिज्म आपको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक है ना, जो कि इंट्रोडक्शन में ही आता है, लेकिन वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से एक टॉपिक है, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। तो उसी के अंदर वो टॉपिक आ जाता है आपके सिलेबस में। प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी जो टॉपिक है, उसी के अंदर आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्सड, कम्युनिज्म, वो सब हम वहीं पे पढ़ लेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का खत्म करने वाले हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा लेक्चर नंबर 2 में कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना पड़ता है एक इंसान को इकोनॉमी में। तो कौन कौन से काम आप करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कौन सी करेंगे गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। आप अगर ये वाले काम करेंगे तो गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारे काम आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अगर आप ये वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो इनसे भी गुड्स का ही प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज का नहीं होगा, तो ये आएंगे आपके सेकेंडरी सेक्टर में। अगर आप ऐसे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे काम करेंगे, तो यहां पे आप गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते, यहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे आप सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपका आता है टर्शियरी सेक्टर में। ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सर्विस टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी को गुड सेक्टर बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर को इसीलिए सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं। इनके और भी कुछ नाम है, हम क्लियर आपको करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा, ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने सेक्टर्स हैं? 3। ये सवाल आता है, कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कौन से 2 सेक्टर्स को मिला के बोलते हैं गुड सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी को, टर्शियरी को सर्विसेज सेक्टर बोलते हैं। ये मॉडल किसने दिया? ये 3 सेक्टरों का मॉडल किसने दिया? 3 सेक्टर मॉडल दिया है ए फिशर ने, क्लार्क ने और फेरेस्टी ने। फिशर और क्लार्क की 3 सेक्टर मॉडल पे थ्योरी भी आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। उसको बोलते हैं फिशर क्लार्क थ्योरी, 3 सेक्टर हाइपोथेसिस भी इसको बोलते हैं। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर किस तरह कंट्री शिफ्ट करती है, जब जब कंट्री या इकोनॉमी ग्रो होती है तो कैसे ये शिफ्ट करती है अपना जीडीपी, अपने नेशनल इनकम, अपना एम्प्लॉयमेंट, कैसे ये शिफ्ट करती है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी, वो हम आगे आपको बताएंगे। उसमें इंडिया एक्सेप्शन है, जिसने नॉर्मल रूल फॉलो नहीं किया है, उसने डायरेक्टली जंप किया फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आपने इतना ही याद रखा, ये मॉडल किसने दिया? फिशर, क्लार्क और फेरेस्टी ने। अब ये मॉडल क्या है, सुनो। प्राइमरी सेक्टर में याद रखना, इसके और भी कुछ नाम है, एक्सट्रैक्शन सेक्टर, नेचुरल रिसोर्स सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, रॉ मटेरियल सेक्टर, इनपुट सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के और भी नाम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आउटपुट सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के भी और कुछ नाम है, सर्विसेज सेक्टर, नॉन मटेरियल सेक्टर, इंटेंजिबल सेक्टर, सपोर्ट सेक्टर। इनके ये नाम क्यों है? देखो, यहां पे आप एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने माइनिंग में डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन किया, आयरन ओर का, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन किया, तो यहां पे आप, इसीलिए इसको एक्सट्रैक्शन सेक्टर बोलते हैं। इतना ही नहीं, यहां पे आप क्वायरिंग में, यहां पे आप रॉक्स को एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्वायरिंग क्या मतलब? आप रॉक्स, पत्थर निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ये एक्सट्रैक्शन सेक्टर है। नेचुरल रिसोर्स सेक्टर भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे आप डील करते हैं डायरेक्टली विद नेचुरल रिसोर्सेज। आप कोई भी एग्जांपल लो, आप डील करते हैं डायरेक्टली विद नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसी तरह इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनमें सबसे डोमिनेट है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में। मेन ऑक्यूपेशन है प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। इनको प्राइमरी सेक्टर को रॉ मटेरियल सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां से ही
सामान जाता है आपके सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल सेक्टर बोलते हैं और साथ में इनपुट सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल या इनपुट आपका सेकेंडरी सेक्टर में कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में मतलब मशीन्स में, इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल या इनपुट कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से, इसीलिए रॉ मटेरियल या इनपुट सेक्टर इसको बोलते हैं। इनपुट मतलब सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल का जाना, फिर सेकेंडरी सेक्टर से आउटपुट निकलता है, मतलब फिनिश्ड गुड्स निकलते हैं, इसीलिए इसको आउटपुट सेक्टर बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज इसमें होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स का, सर्विस का नहीं, गुड्स का। यहां पे आउटपुट सेक्टर इसलिए क्योंकि ये जो इनपुट रॉ मटेरियल आपने इंडस्ट्री में डाला तो वहां से फिनिश्ड गुड निकलता है, आउटपुट सेक्टर। इसको प्रोसेसिंग सेक्टर बोलते हैं क्योंकि यहां पे आप प्रोसेसिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग में आप क्या करते हैं? मिल्क निकालते हैं, है ना? मिल्क यहां से निकलता है, लेकिन वही मिल्क से जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, वही मिल्क से जब आप बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, चीज बनाते हैं, वो बटर फैक्ट्री, बटर मेकिंग फर्म आपका सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। यहां पे आप प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना? ओके। सर्विसेज सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का और एक नाम सर्विसेज सेक्टर है क्योंकि यहां पे मैंने आपको बोला गुड्स नहीं है, सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। इसको नॉन मटेरियल सेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये दो तो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, टर्शियरी सेक्टर कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करता, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। मटेरियल मतलब जिसको टच नहीं आप करते, ये गुड प्रोड्यूस नहीं करता। इन शॉर्ट इंटेंजिबल सेक्टर है, इसको आप टच नहीं कर सकते। सपोर्ट सेक्टर है क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को यही सपोर्ट करता है टर्शियरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर से कोई सामान निकाल के आपने इंडस्ट्री में डालना है तो बीच में ट्रांसपोर्ट लगेगा, बीच में आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी लगेगा। आपने सेकेंडरी सेक्टर के लिए फैक्ट्री डालनी है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको ये सपोर्ट देता है, तो टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट है। टर्शियरी सेक्टर सपोर्ट है आपको। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कोई भी अगर एजुकेशन या नॉलेज हासिल करनी है तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो ये सपोर्ट देता है, ठीक है ना? आपको सेकेंडरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल कोई दुकान या प्राइमरी सेक्टर में या कुछ भी आपको टूरिज्म इसका मदद, आपके दुकानों में टूरिज्म जो भी आपका जो भी सेल वगैरह इंडस्ट्री में होता है उसमें टूरिज्म आपका मदद करेगा। तो इन शॉर्ट टर्शियरी सेक्टर मदद करने वाला सेक्टर है, सपोर्ट करने वाला सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी को। चलो आगे भी आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, लेक्चर को एंड तक देख लेना। सुन लो, यहां पे सुन लो, यहां पे मेन ऑक्यूपेशन मैंने आपको एग्रीकल्चर बोला, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स में देता हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर हमने राइस का कल्टीवेशन किया तो वो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, लेकिन राइस जब हम बनाते हैं मिल में जाके, राइस की मिल वहां पे उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर मिल। या ब्रेड हम बनाएंगे, ब्रेड मेकिंग, दुकान में हम ब्रेड मेकिंग करेंगे तो वो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। हम शुगर बनाएंगे, शुगर केन से हम शुगर बनाएंगे, वो शुगर बनाना, शुगर मेकिंग प्रोसेस, वो प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में है? बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सुनो, अगर आपने थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग कर लिया वो सेकेंडरी में आएगा। सुन लो, फिर से बोलूंगा, एग्रीकल्चर से आप फॉर एग्जाम्पल राइस कल्टीवेट करते हैं, आप वीट कल्टीवेट करते हैं, आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करते हैं, तो जो आप ये डायरेक्टली करते हैं ना, नेचर के साथ आप डायरेक्टली करते हैं, आपने फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया। आपने राइस क्रॉप उगाया या पैडी उगाया या राइस कल्टीवेशन किया, आपने वीट कल्टीवेशन किया, आपने शुगर केन का कल्टीवेशन किया। शुगर, ये जो कल्टीवेट आप कर रहे हैं, ये जो आप ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। जो भी लोग यहां पे काम करते हैं उनको बोलते हैं, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। ओके, वो जो गुड्स बनाते हैं, राइस, वीट, शुगर केन, वो प्राइमरी सेक्टर में गुड्स बनाते हैं, वो उनका इनकम जो है प्राइमरी सेक्टर से आता है, तो ये लोग प्राइमरी सेक्टर से डील करते हैं। लेकिन वो लोग जो राइस को फिर आगे, चलो राइस को आपने ट्रांसपोर्ट, वीट को आपने ट्रांसपोर्ट, शुगर केन को आपने गाड़ी, व्हीकल के जरिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए ले लिया, मतलब टर्शियरी सेक्टर आपका ट्रांसपोर्ट में आ गया, आपने मदद लिया टर्शियरी सेक्टर से ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन फर्दर आप इसको फर्म में डालते हैं, राइस मिल, जो भी लोग राइस मिल में, फ्लोर मिल में या शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर। तो याद रखना, आपने राइस का आगे फर्दर प्रोसेसिंग किया, वो आपका प्रोसेसिंग सेक्टर में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो भी लोग फ्लोर या ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाते हैं दुकान में, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर। देखो यहां पे आपने वीट का कल्टीवेशन किया, उधर से फिर आपने उसको फ्लोर मिल में लिया, फ्लोर मिल भी आपका सेकेंडरी में आएगा। फ्लोर आपने बनाया, आटा, वो आटे से आपने ब्रेड बनाया, ब्रेड मेकिंग, वो ब्रेड मेकिंग भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। आपने शुगर केन का कल्टीवेशन किया तो वो आपका प्राइमरी में। लेकिन शुगर केन का कल्टीवेशन के बाद शुगर को आपने बनाया, शुगर
फैक्ट्री, शुगर फर्म, शुगर फैक्ट्री में बनाया, शुगर में आपने थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग कर लिया, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर आ गया। समझ गए? समझ गए? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, यहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखा है, मतलब आप क्लोथ्स को बनाते हैं, लेकिन वो क्लोथ्स कहां से बनते हैं? आप यहां पे कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, कॉटन कल्टीवेशन आता है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन वही कॉटन चलो आप लेते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए, आप लेते हैं गाड़ियों के जरिए, आपने टर्शियरी सेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का ले लिया सपोर्ट सेक्टर, लेकिन वो कॉटन जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डालते हैं तो आपके क्लोथ्स बनते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कॉटन जाता है, क्लोथ्स बनते हैं आपके। क्लोथ वेविंग कहां पे आएगा? आपका सेकेंडरी में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे? सेकेंडरी। अच्छा, छोटे लेवल की इंडस्ट्री जो क्लोथ्स बनाती है, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री भी कहां आएगा? सेकेंडरी में। तो जहां पे भी इंडस्ट्री लगेगा, जहां पे भी फैक्ट्री लगेगा, जहां पे भी याद रखना फर्म लगेगा, मेहरबानी करके जहां पे भी फर्म लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, वो इंडस्ट्री लगेगा, वो याद रखना वो आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, ओके। देखो यहां पे फिशिंग है, फिशिंग तो आपका, आपने मछलियों को पकड़ा, वो आपका प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन उसी मछली को आपने बनाया फिश ऑयल, जो मार्केट में फिश ऑयल दुकानों में मेडिसिन मिलता है, मेडिसिन के तौर पे भी आप लेते हैं, फिश ऑयल की फैक्ट्री, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में बन जाएगा। देखो ना, क्वायरिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक्स को आपने निकाला, लेकिन वही रॉक्स से आपने सीमेंट और टाइल्स और मार्बल बनाया, तो सीमेंट टाइल फैक्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। फॉरेस्ट्री आपने देखो फॉरेस्ट्री में याद रखना, आपने फॉरेस्ट्री किया मतलब आपने पेड़ जो है मान लीजिए काट लिए, लेकिन वही पेड़ से आप फिर प्लाईवुड बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वो आपका प्लाईवुड इंडस्ट्री में आता है, या पेपर इंडस्ट्री में, या फर्नीचर इंडस्ट्री में आता है। क्लियर हो रहे हैं ना आपको? माइनिंग आपने आयरन ओर निकाला, एक्सट्रैक्शन किया आयरन ओर का, माइनिंग, उसी आयरन ओर से आपने स्टील बनाया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा। आपने माइनिंग किया बॉक्साइट का, बॉक्साइट निकाला आपने जमीन से, डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन किया, बॉक्साइट निकाला, लेकिन वही बॉक्साइट आप आगे फिर, चलो यहां पे नहीं लिखा है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, उसी बॉक्साइट से आप एल्युमिनियम बनाते हैं, तो एल्युमिनियम की फैक्ट्री, एल्युमिनियम का मेकिंग प्रोसेस, एल्युमिनियम मेकिंग प्रोसेस इज सेकेंडरी, बॉक्साइट का निकालना इज प्राइमरी। क्रूड ऑयल यहां पे निकालते हैं आप, वही क्रूड ऑयल से आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री बनाते हैं, पेट्रोलियम मेकिंग प्रोसेस इज सेकेंडरी। डेयरी फार्मिंग, डेयरी मतलब एनिमल्स को रियरिंग करना, फॉर मिल्क आप लेते हैं एनिमल से तो डेयरी, लेकिन वही मिल्क को आप जब प्रोसेसिंग करके बनाते हैं बटर या घी या चीज, वो बटर मेकिंग प्रोसेस इज सेकेंडरी। ओके, पोल्ट्री, यहां पे भी आप एनिमल, यहां पे आप बर्ड्स को पालते हैं एग्स एंड मीट के लिए, ठीक है ना, तो यहां पे एग्स के लिए, मीट के लिए पोल्ट्री आप करते हैं, लेकिन जब उसी मीट को आप फर्दर प्रोसेस करते हैं या पैकेजेस बनाते हैं या पैकेजेस बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, तो वो मीट प्रोसेसिंग आपका वहां पे, यहां पे पोल्ट्री हुआ रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, स्पेशली हेंस फॉर एग्स एंड मीट। ओके, एनिमल हस्बेंड्री तो बड़ी टर्म है, इसमें पोल्ट्री भी आएगा, डेयरी फार्मिंग भी आएगा, मतलब यहाँ पे एनिमल्स का रेयरिंग आप करते हैं, चाहे दूध के लिए, चाहे मीट के लिए, चाहे वूल के लिए, ठीक है ना, तो वो सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो ना, एनिमल्स का फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो है, लेकिन वही एनिमल से जब आप स्किन उठाते हैं तो आप मुझे बताइए, फिर आप लेदर जैकेट बनाते हैं, लेदर शूज बनाते हैं, लेदर बेल्ट बनाते हैं, वो लेदर प्रोसेस जो है वो आपका सेकेंडरी में आ जाता है। समझ आ रहा है ना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है। और वही जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे मीट तो बनाया, मीट प्रोसेसिंग, लेकिन फिर आप कोई भी सामान, चलो मीट को छोड़ो, कोई भी सामान जो खराब होने वाला है वो आप अगर स्टोर करेंगे तो वो मुझे बताए, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, स्टोरेज हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, बड़े बड़े फ्रिजेस बनाते हैं, वहां पे आप फ्रूट्स को रखते हैं, मिल्क को रखते हैं, फिशेस को रखते हैं, मीट को रखते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज, बताओ मुझे प्राइमरी में आएगा सेकेंडरी में? वो सेकेंडरी में आएगा नहीं, प्राइमरी में आएगा नहीं, क्योंकि वो टर्शियरी सेक्टर है। कोल्ड स्टोरेज क्या है? वो आपको सर्विस देता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। स्टोरेज, ठीक है, चलो तो यहां पे रख लेना याद, स्टोरेज जो होता है वो ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, वो टर्शियरी है, वो सपोर्ट है इन दोनों को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन दोनों को सपोर्ट है, बैंकिंग से पैसा मिलता है, सपोर्ट है, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, वो सब आपका टेरिटरी सेक्टर में आता है। अब देखिए लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग नेशनल इनकम, मतलब नेशन का इनकम या जीडीपी
आप कह सकते हैं नेशनल इनकम या जीडीपी लगभग प्राइमरी सेक्टर से कितना आता है, वो 17% है। वो बहुत सबसे कम है। देखो ना, सेकेंडरी सेक्टर से फिर भी 28 आता है, मॉडरेट आता है। टर्शियरी सेक्टर से बहुत पैसा आता है नेशन को, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया का केस है, दुनिया का केस यहां पे नहीं है। लगभग 55% नेशनल इनकम, तो लार्जेस्ट है ये, लार्जेस्ट है ये। अब देखो ना, नेशनल इनकम सबसे कम है ये, और ये डिक्लाइन हो रहा है हर साल। 2 4 5 6 साल बाद आप देखेंगे डिक्लाइन हुआ होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम्स है इंडिया में, इसलिए ये डिक्लाइन हो रहा है। ये कभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर क्या क्या है, जिसकी वजह से शिफ्ट कैसे हो गए। आप आगे पढ़ लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप अभी पूरा इकोनॉमिक्स में से अभी आपको पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। तो आप सुनो, 17% नेशनल इनकम सबसे लीस्ट। तो अगर सवाल आए 3 सेक्टर्स में सबसे लीस्ट नेशनल इनकम या जीडीपी, नेशन का इनकम पैसा या जीडीपी कहां से आता है, लीस्ट। अगर सवाल आए सबसे डिक्लाइनिंग कौन हो रहा है नेशनल इनकम के लिहाज से, डिक्लाइन जल्दी जल्दी कौन हो रहा है या कम ग्रोथ किसकी है, तो आप कह सकते हैं। उसके अलावा 45% एम्प्लॉयमेंट आपको यहां से मिलता है, 22% एम्प्लॉयमेंट यहां से, और यहां से एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इंडिया में अभी भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो बेरोजगारी, रोजगार, लोगों को जॉब लार्जेस्ट सेक्टर आपका प्राइमरी सेक्टर ही है अभी भी। इसीलिए इंडिया अभी भी एग्रीगेरियन कंट्री मानी जाती है। हालांकि हम इन सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाते हैं, कहां से? प्राइमरी सेक्टर में तो सबसे कम पैसा मिलता है, सबसे लीस्ट पैसा मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा हम यहां से कमाते हैं सर्विसेज सेक्टर से। फिर भी इंडिया एग्रीगेरियन कंट्री अभी भी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जॉब मिलता है प्राइमरी सेक्टर में ही। ये थोड़ा मॉडरेट जॉब, और अभी इसका जॉब जो है एम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है। वो बोला जा रहा है कि कुछ सालों के बाद एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगा टर्शरी सेक्टर से ही। और सबसे ज्यादा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। आप कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का हुआ है 1991 के रिफॉर्म्स के, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आगे कुछ सालों के बाद एम्प्लॉयमेंट का भी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर से ही होगा, और उस टाइम इंडिया बनेगा डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की निशानी यही होती है, नेशनल इनकम भी और एम्प्लॉयमेंट भी दोनों में टॉप पे टर्शरी सेक्टर होता है। चलो, यहां पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, यहां पे जो काम करते हैं लोग उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, और यहां पे जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। देखो, यहां पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट मोर देन 50% हो, ओके, और जीडीपी मोर देन 50% हो, उसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। और अगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो कंट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है उसको भी एग्रीगेरियन, अगर एग्रीकल्चर से देती है तो उसको भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया के केस में जैसे तर इंडिया को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट 45% मिलता है, तो इंडिया भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी अभी भी मानी जाती है। वो बात अलग है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स और थिंकर्स बोलते हैं अब हमारी कंट्री जो है वो एग्रीगेरियन नहीं, वो सर्विस इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम 50 से ज्यादा क्रॉस हुआ। लेकिन अभी भी अगर सवाल आए तो एग्रीगेरियन है, क्योंकि अभी लेटेस्ट 1 साल पहले 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया है, इंडिया इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी। चलो, बोला जाता है कि इंडस्ट्री इकोनॉमी वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट 50% से ज्यादा दे और जीडीपी मतलब नेशनल इनकम 50% से ज्यादा हो। सर्विस सेक्टर वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट 50% से ज्यादा दे और जीडीपी मतलब नेशनल इनकम भी 50% से ज्यादा दे। ओके, चलिए, ओके, एक और बात सुन लेना। यहां पे जो ये प्राइमरी सेक्टर का जो डोमिनेंट होगा, जिस कंट्री में ये प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट है, उसको बोलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री या इकोनॉमी, या ये ज्यादातर रूरल एरियाज में देखा जाता है डोमिनेंट। डेवलपिंग कंट्रीज में डोमिनेंट सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, डेवलप्ड कंट्रीज में डोमिनेंट सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर। इसलिए याद रखना, डेवलप्ड कंट्रीज में डोमिनेंट सेक्टर टर्शियरी सेक्टर है, और डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनमें एम्प्लॉयमेंट भी 50% से ज्यादा है और जीडीपी भी 50% से ज्यादा है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। उसके बाद यहां पे आप पॉइंट ये याद रख लीजिए कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर सवाल आए तो आपको अभी भी लिखना है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जॉब अभी भी ज्यादा यही देता है। तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर नॉर्मल आए बैकबोन ऑफ जनरल इकोनॉमी, पूरे दुनिया में ऐसे ही सवाल आए, बैकबोन ऑफ इंडिया नहीं लिखा होगा, जनरल लिखा होगा, तो अब याद रखना सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है बैकबोन ऑफ जनरल इकोनॉमी, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल अगर होगा तो सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, तो बैकबोन ऑफ जनरल इकोनॉमी माना जाता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब टर्शियरी सेक्टर के 2 टाइप्स है। टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज है, इसके और भी 2 टाइप्स है।
ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हम ये देख रहे हैं। 3 सेक्टर्स हैं, लेकिन 3 सेक्टर्स में टर्शियरी सेक्टर के 2 सब डिविजन्स हुए हैं। एक है वो लोग जो कॉटनरी में आते हैं और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले जो कॉइनरी में आते हैं। कॉटनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है, वो ये तो दोनों के दोनों सर्विसेज सेक्टर ही है, लेकिन फर्क क्या है याद रखना, वो सेक्टर जो थोड़ा सा उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन कॉटनरी सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं वो सबसे टॉप क्लास जॉब होता है, ये टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉटनरी सेक्टर में आता है नॉलेज सेक्टर। इसमें आपका देखो, इसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं क्योंकि यहां पे इंसानों के पास नॉलेज होता है, उसी को इस्तेमाल करके ये सर्विसेज को देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम आता है, इसमें मीडिया का काम आता है, इसमें एजुकेशन का काम आता है, हेल्थ आता है, बैंकिंग आता है। इनको पिंक कॉलर वर्कर बोलते हैं, या कभी कभी कोई बुक लिखती है इनको व्हाइट कॉलर वर्कर भी बोलते हैं, जिस तरह से व्हाइट कॉलर वर्कर नॉर्मल बोला जाता है टर्शियरी सेक्टर को। ठीक है, तो नॉर्मल काम जो है वो कॉटनरी सेक्टर में आता है, मतलब ये नॉलेज अपना इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। लेकिन कॉइनरी सेक्टर सबसे टॉप मोस्ट जॉब है, ये ह्यूमन सर्विसेज सेक्टर इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो ये लोग हैं ये ह्यूमन सर्विसेज को इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन सर्विसेज या वेलफेयर सर्विसेज मिले कंट्री में कि नहीं। ये पॉलिटिशियंस, ये आप कह सकते हैं मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट या जुडिशरी, ये टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग है, ये जस्टिस एंड मैनेजमेंट कंट्री में मैनेज करते हैं, ये जस्टिस देखते हैं, वेलफेयर देखते हैं, ह्यूमन सर्विसेज देखते हैं, हाई लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं ये गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, जुडिशरी, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज, ये टॉप मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी लोग करते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। और यहां पे इनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां तो आपको समझ में आ गया। एक और बात आपको मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये सवाल आया हुआ है तो मैं ये बात आपको शेयर करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल आए इंजीनियर कहां आएगा? देखो, नॉर्मल जॉब सर्विसेज देने वाले कॉटनरी में ही आएंगे। इंजीनियर्स आपके यहीं पे आएंगे, टीचर्स आपके यहीं पे आएंगे, लॉयर्स आपके यहीं पे आएंगे, डॉक्टर्स आपके यहां पे आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके यहीं पे आएंगे। देखो, सवाल आ सकता है तो आप दिमाग लगा के कर सकते हैं यूज। नॉर्मल जो है काम वो यहीं आएंगे, इंजीनियर आपका यहीं पे आएगा। अच्छा, नॉर्मल बहुत छोटे काम भी, वाशरमैन, इसी तरह ट्रेनर, चलो फिटनेस ट्रेनर, सैलून वाले का काम, बिजनेस कोई करता है, कॉल सेंटर वाले का काम, छोटे लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कोई देखता है वो भी आएगा, होटल्स का काम, रेस्टोरेंट का काम, टूरिज्म का काम, ये सारे के सारे नॉर्मल काम कॉटनरी सेक्टर में आए हैं। ये सवाल आए हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं, इसीलिए बोल रहा हूं। सिंगर्स का काम, सिंगर जो सर्विस देता है कॉटनरी में, एक्टर जो सर्विस देता है, ये सवाल सिंगर आया है, एक्टर जो सर्विस दे रहा है कॉटनरी में, यूट्यूब वाला भी कोई सर्विस दे रहा है कॉटनरी में, अच्छा मीडिया में कोई सर्विस दे रहा है कॉटनरी में आएगा। ठीक है ना? ओके, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, टूरिज्म का, छोटे लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कोई चलाता है तो वो यहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो, या छोटी कंपनीज का कोई वो यहीं पे आएगा। कोऑर्डिनरी सेक्टर में कौन कौन सा आएगा वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे डिसीजन मेकर होते हैं, ये लोग होते हैं जो देखते हैं वेलफेयर, ये सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री देखते हैं। ये जो मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस आते हैं, यहाँ पे लेजिस्लेचर आता है, एक सेकंड, यहां पे लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री आता है, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव बॉडीज आती हैं, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहां पे आएगा, वाइस प्रेसिडेंट कहां पे आएगा, चलो मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा कहां आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां पे आएगा। ये हाई लेवल जॉब जो है ना, ये आपका कॉर्डिनेटरी सेक्टर में आएगा। ये सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री देखते हैं, याद रखना। ओके, हाईएस्ट लेवल जॉब है ये। उसके बाद आपको ये भी याद रखना, इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ, या आप कह सकते हैं जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में एनफोर्स हुआ, उन दिनों की हालत क्या थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ सालों की हालत क्या थी? इंडिया में लार्जेस्ट सेक्टर होता था प्राइमरी सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब जीडीपी या नेशनल इनकम बोलो या प्रोडक्शन बोलो या आउटपुट बोलो, एक ही बात है, आगे मैं आपको ये बता दूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ नेशन का इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्राइमरी सेक्टर ही लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। तो इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम ये जीडीपी, एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पे आपने देखा नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कितना इंडिया आज है प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो प्राइमरी सेक्टर से ही सबसे ज्यादा नेशनल इनकम भी था, जीडीपी मतलब, और एम्प्लॉयमेंट भी था सबसे ज्यादा। वो बात अलग है, नेशनल इनकम जीडीपी क्या फर्क है, जीएनपी एनएनपी वगैरह वगैरह क्या होता है, वो मैं आगे टेक्निकल टर्म्स आपको बता दूंगा और इस तरह से समझा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। फिलहाल मुझे बताओ कि आज की हालत जीडीपी
50% पहले था, मोर देन 50%, और अभी कितना है, सिर्फ 17%। डिक्लाइन हुआ है बहुत ज्यादा। एम्प्लॉयमेंट पहले कितना था, 70%, और अभी कितना है, अभी एम्प्लॉयमेंट कितना है बताओ मुझे, अभी भी ज्यादा है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन अभी भी लार्जेस्ट ही है। तो एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन, जीडीपी, आउटपुट, नेशनल इनकम, वो पूरा खत्म हो चुका है प्राइमरी सेक्टर का। प्रोडक्शन शिफ्टेड टू सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन शिफ्टेड टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, जीडीपी, नेशनल इनकम। जो मैं नेशनल इनकम अभी आपको बोल रहा हूं, प्रोडक्शन भी वही होता है, एक ही बात है, आउटपुट, प्रोडक्शन, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, नेशनल इनकम। फिलहाल आप एक ही बात इन सबको मानो। तो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, और याद रखना टर्शियरी सेक्टर सबसे तेज ग्रोइंग सेक्टर है नेशनल इनकम के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में। ओके, और आपको बता दूं, और इवन के अब ये बहुत तेज चल रहा है एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। और आपको बता दूं, ये सबसे तेज कब चला, हाईएस्ट ग्रोथ सर्विस सेक्टर की या टर्शियरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ो, टर्शियरी सेक्टर की हाईएस्ट ग्रोथ सबसे ज्यादा कब से हुई, ये सवाल आया है, बहुत बार आया है। हाईएस्ट ग्रोथ सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, इंडिया में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो तब से टर्शियरी सेक्टर का बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हो चुका है। ओके, अब सुनो, फिशर क्लार्क ने एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं फिशर क्लार्क थ्योरी या 3 सेक्टर हाइपोथेसिस। उसने क्या बोला, उसने बोला देखो, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी शिफ्ट करती है। नॉर्मल रूल यही है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर। नॉर्मल रूल यही है, जब एक इकोनॉमी या कंट्री ग्रो होती है तो सेक्टर वाइज शिफ्ट होता है। वही इस थ्योरी, इस हाइपोथेसिस ने बोला कि देखो, जब इकोनॉमी या कंट्री ग्रो होती है तो पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शियरी सेक्टर पे। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो देखो आप प्राइमरी सेक्टर, वो थोड़े से डेवलपिंग बन गए तो वो उनका ज्यादा काम चला सेकेंडरी सेक्टर, वो डेवलप्ड बन गए तो उनका सारा काम चला टर्शियरी सेक्टर में, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट भी और जीडीपी या नेशनल इनकम वगैरह भी वो टर्शियरी सेक्टर से आता है। तो इसीलिए ऊपर मैंने आपको बोला डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ओके, अब सुनो, इंडिया में ये रूल फॉलो नहीं हुआ, ये क्लार्क और फिशर इंडिया के मामले में फेल हो चुका है। वो कैसे बताऊंगा। इंडिया ने देखो क्या किया, इंडिया में जब स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि प्राइमरी सेक्टर से ही 1947 में प्राइमरी सेक्टर से ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी आता था, सब कुछ आता था। तो इंडिया जब थोड़ा ग्रो हुआ तो इंडिया को शिफ्ट होना था सेकेंडरी सेक्टर से, ज्यादा पैसा कमाना था और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देना था, लेकिन इंडिया ने ये नहीं किया। इंडिया ने डायरेक्टली जंप किया टू टर्शियरी सेक्टर। आप अभी देखो ना, इंडिया की हालत 1947 में प्राइमरी सेक्टर ही था लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जीडीपी के मामले में भी, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। जीडीपी मतलब नेशनल इनकम के मामले में भी, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। लेकिन इंडिया आजकल देखो ना, आजकल इंडिया में देखो सेकेंडरी सेक्टर वीक है, प्राइमरी सेक्टर अभी भी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देता है, और आज टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी देता है। तो आज का ये प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या है कि प्राइमरी सेक्टर अभी भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, एग्रीगेरियन कंट्री अभी भी इंडिया माना जाता है, इसी वजह से टर्शियरी सेक्टर अभी ज्यादा पैसा देता है। तो ये आज की कंडीशन है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर बीच में वीक हो गया, बीच में वीक ही रहा। और स्टार्ट में अगर सवाल आए 1947 या 1950, 1955 कोई भी डेट हो, खासकर आता है 1947 और 1950 का डेट, बहुत बार ये सवाल आया है, बताइए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन था, नेशनल इनकम सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर देता था, या जीडीपी सबसे ज्यादा कौन देता था, प्राइमरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट तो आज भी यही देता है, लेकिन तब ये जीडीपी भी, नेशनल इनकम भी यही देता था, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यही था, लोग ज्यादातर इसी पे डिपेंडेंट थे। और फिशर क्लार्क यही बोलता है कि जब कंट्री कमजोर होती है, उसकी इकोनॉमी कमजोर होती है, तो प्राइमरी सेक्टर पे ही सब कुछ फोकस होता है, जैसे इंडिया में स्टार्ट में था। लेकिन फिर फिशर क्लार्क बोलता है जो ही थोड़ा ग्रोथ होता है तो फिर अपना शिफ्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर उसके बाद शिफ्ट होता है टर्शियरी सेक्टर। लेकिन इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर हमेशा से वीक रहा। इंडिया का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में उतना ज्यादा नहीं आया। पहले तो प्राइमरी सेक्टर था, जीडीपी सबसे ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, आज भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन इंडिया ने शिफ्ट मारा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी डायरेक्टली। इसका सेकेंडरी सेक्टर वीक रहा है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। ऐसा नहीं बोल सकते बहुत वीक रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत वीक रहा है, नहीं, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल रूल है। नॉर्मल कंट्रीज क्या होती है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जिनका प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुआ सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर, लेकिन इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट नहीं देखने को मिला। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, नेशनल इनकम उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जो नॉर्मल रूल दुनिया में चलता था। इंडिया ने पहले प्राइमरी सेक्टर पे था, थोड़ा डेवलप हुआ, कंट्री ग्रो हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई, तो प्राइमरी सेक्टर से आपने देखा टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा अब जीडीपी आ रहा है। नॉर्मल रूल था पहले इंडस्ट्री सेक्टर से ज्यादा जीडीपी लाना था। तो ये है, ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा एक और बात आपको अब समझनी है यहां पे, रॉस्टो
परस्पेक्टिव 1960, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का ज्यादा ओनरशिप हो मोर देन 50%। अगर गवर्नमेंट ओन करता है किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को, तो वो पब्लिक सेक्टर में वो कंपनी फैक्ट्री आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? वो सेक्टर जिसमें प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंसान या प्राइवेट बिजनेसमैन मोर देन 50% ओनरशिप रखता है, वो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट फैक्ट्रीज है। ओके, ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बताइए ऑन द बेस, ये सवाल पता है कितनी बार आया है? ऑन द बेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन 10, 15, 20 बार ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बताइए, इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, याद रखना। ओके, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब, आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग गया तो आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, क्योंकि रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट है वो। आप किसी भी फैक्ट्री में, फर्म में जाते हो जो गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको मिला, तो रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट, तो आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करते हैं। अगर आप प्राइवेट काम भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आप वो जहां पे भी आप सर्विस या गुड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है बाय गवर्नमेंट, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही है वो। इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, इसमें आपको सोशल सिक्योरिटी होती है, और इसमें आपको रेगुलर वेजेस होते हैं। ये नहीं है कि आपको एक महीने या एक दिन इतने तनख्वाह दी, दूसरे दिन इतने तनख्वाह दिया। इसमें आपको रेगुलर वेजेस मिलते हैं, रेगुलर तनख्वाह मिलता है, और तनख्वाह भी ठीक ठाक होता है, और विद टाइम इंक्रीज भी होता है। तनख्वाह भी, वेजेस भी विद टाइम इंक्रीज हो, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो आप कह सकते हैं जब आपको जॉब होता है तो वो आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही है। लेकिन यहां पे कोई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं, यहां पे कोई वेजेस नहीं, इरेगुलर वेजेस है। यहां पे ना जॉब सिक्योरिटी ना सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब माने यहां पे प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, यहां पे कोई ऐसी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं। यहां पे आप ऐसे मान सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मजदूर जो होते हैं, यहां पे कोई छोटा मोटा दुकान है जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े फैक्ट्रीज तो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन छोटा किसी विलेज के अंदर दुकान, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। लेबरर्स, वर्कर्स जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाते हैं। ना कोई उनकी सिक्योरिटी है, ना वेजेस है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है, सोशल सिक्योरिटीज भी है, रेगुलर वेजेस मिलते हैं, और वेजेस भी बढ़ते रहते हैं, और ठीक ठाक सैलरी भी होती है एज कंपेयर टू अदर जॉब्स। ये क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन दो सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है, रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर होता है जहां पे आप रियल में प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, सर्विसेज भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुड्स, सर्विसेज भी, रियल प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फाइनेंशियल सेक्टर होता है वहां पे आप रियल में प्रोडक्शन नहीं करते गुड्स एंड सर्विसेज का, वहां पे आप पैसे का लेन देन करता है, सिर्फ पैसा उधर उधर जाता है, लेकिन कोई सामान नहीं बनता, कोई गुड नहीं बनता, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, कोई गुड प्रोडक्शन नहीं होता, रियल प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे यहां पे एग्जांपल है, रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर से कोई भी प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्री से भी कोई प्रोडक्शन हो, सर्विसेज भी, जैसे एजुकेशन में, जैसे हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन होता है, लोगों को नॉलेज मिलती है, प्रोडक्शन होता है, लोगों की सेहत ठीक होती है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड दी, प्रोवाइड की सर्विसेज, तो यहां पे रियल प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको रियल सेक्टर बोलते हैं। देखो, एक इंसान है, दूसरा इंसान है, इसने इसको गुड या सर्विस दे दिया, ये इसके बदले इसको पैसा दे दिया, तो रियल प्रोडक्शन में एक साइड से फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, दूसरे साइड से फ्लो होता है मनी का। ये रियल सेक्टर की पहचान है। फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल सेक्टर, ये इंसान इसको लोन देता है, फाइनेंस देता है, पैसा देता है, लोन, और ये बाद में लोन के साथ साथ, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाता है। यहां पे एक साइड से गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरे साइड से पैसा नहीं, यहां से पैसा इधर भी पैसा, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर है। यहां पे नॉर्मली आपका मनी लेंडिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो यहां पे पैसा उधर उधर जाता है, ये आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर मदद करता है रियल सेक्टर को। पैसा दे दिया तो आपने इंडस्ट्री डाली, तो आपने रियल सेक्टर में प्रोडक्शन कर लिया, पैसा दिया तो आपने स्कूल डाला, तो आपने रियल सेक्टर में प्रोडक्शन किया या प्रोवाइड किए सर्विसेज। ठीक है, ओके। उसके अलावा भी कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फिर भी आप देखो क्योंकि कभी आ सकता है। अर्लीस्ट नून पर्सन्स इकोनॉमिक्स में बहुत पुराने जमाने के इंसान आपको थोड़े से याद करने हैं, ये थोड़े से रूलर है। एक और बात याद रखना, इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर शिफ्ट किया,
पूरी दुनिया में इंडिया अकेला एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ज्यादातर रूल दुनिया में ये चलता था, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी, लेकिन इंडिया ने प्राइमरी से टर्शियरी शिफ्ट किया, लेकिन कुछ और कंट्रीज ने भी जंप किया, वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे श्रीलंका, इंडिया के नेबर्स खासकर, जैसे फिलीपींस भी याद रखो, थाईलैंड भी याद रखो, और देखो ना कीनिया, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज भी, वो वाली कंट्रीज, उन्होंने भी नॉर्मल रूल ब्रेक किया, उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर अपना ग्रो नहीं किया, प्राइमरी टू टर्शियरी डायरेक्टली जंप किया। ओके, अब ये जो लास्ट में है अर्लीस्ट नून पर्संस इकोनॉमिक्स के, याद रखना ये 3 नाम, क्योंकि ये नाम तो मैंने आपको बता दिया है, जीनोफोन, फिर उसके बाद प्लेटो आया, फिर अरिस्टोटल आया, फिर कौटिल्य आया, ये एंशिएंट इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया, एंशिएंट नून फिलोसोफर्स जो है, हम इनको इकोनॉमिस्ट्स नहीं बोल सकते, एंशिएंट नून फिलोसोफर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, एंशिएंट नून फिलोसोफर्स बोल सकते हैं, एंशिएंट नून थिंकर्स बोल सकते हैं इकोनॉमी के, तो वो मैंने आपको बोला, ये देखो ना 5th सेंचुरी बीसी में आया, और ये 3rd सेंचुरी बीसी कौटिल्य, और उसके बीच में ये आ गए, लेकिन 5th सेंचुरी बीसी से बहुत पहले, 3rd सेंचुरी बीसी से बहुत पहले, यहां से आप देख लीजिए, ये बहुत पुराना जमाना है, 24th सेंचुरी में आया उरुकागिना ऑफ लगाश, लगाश जगह है मेसोपोटामिया में, अगड भी जगह है मेसोपोटामिया में, बेबीलोन भी जगह है, तो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बात यही है, ये पुराना जमाना है 24th सेंचुरी का उरुकागिना। 24th सेंचुरी में सरगान आया, ये किंग है, ये भी किंग है, ये भी किंग है, ये रूलर्स है, 24th सेंचुरी में आया, 23 सेंचुरी में चला गया, ये बीसी है, बीसी बहुत पुराना जमाना। हुम्मुराबी 18th सेंचुरी बीसी को बिलोंग करता है, ये तीनों के तीनों बादशाह है, रूलर्स है। अब याद क्या रखना है, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले आया उरुकागिना, फिर सरगान, फिर हुम्मुराबी, और फिर आपका जीनोफोन, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल, फिर कौटिल्य। ये पॉइंट आपको एक याद रखना है, सवाल आ सकता है, एक और सवाल आ सकता है, थोड़ा सा चांसेस है। देखो याद रखना, ये जो उरुकागिना है, ये फेमस था फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स, इसने सबसे पहले दुनिया में इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स लाए। सरगान जो रूलर था, इसने क्या किया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आपको याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आया है, अभी रिसेंटली सवाल आया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जगह मेसोपोटामिया में है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बताइए ट्रेड जो देखा गया, कौन सी जगह में आपको वो ट्रेड दिखा मेसोपोटामिया में, तो अक्कड़ जगह था, ये जो सरगान जहां पे रूलर था अक्कड़ में, वहां पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के ट्रेसेस मिले। तो सरगान वाज फेमस फॉर इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स लॉन्ग डिस्टेंस, सरगान जो बादशाह था, इसने लॉन्ग डिस्टेंस इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स लाया। होमोराबी, अगर कोई पॉइंट याद नहीं रखोगे, ये पॉइंट याद रखना, ये मैं लिख ही लेता हूं, यहां पे ये पॉइंट मैं लिख ही लेता हूं। होमोराबी दुनिया का पहला ऐसा बंदा है, वर्ल्ड फर्स्ट कोड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इसने फर्स्ट कोड ऑफ लॉज लाए, जिसको होमोराबी कोड ऑफ लॉज भी बोलते हैं, होमोराबी कोड भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख ही लेता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि छूट जाए। तो अगर सवाल आए, और आया है बहुत बार, देख लो ये बहुत बार आ चुका है ये सवाल, वर्ल्ड फर्स्ट कोड ऑफ लॉज किसने लाए, होमोराबी। कहां का था, बेबीलोन का था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैंने लास्ट में आपको बोला था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, तो देख लीजिए यहां पे राष्ट्रो पर्सपेक्टिव जो है ना, ये वैसे होमवर्क है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसने भी कुछ बोला, इसने बोला देखो सोसाइटी जो इकोनॉमी जो कंट्रीज जो पुराने जमाने में थे, वो एक 5 स्टेज, इसने 5 स्टेजेस दिए। कितने, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, कितने स्टेज दिए, 3 नहीं, इसने 5 स्टेजेस बोले, 3 स्टेजेस नहीं बोले इसने 5 स्टेजेस बोले, इसने 5 स्टेजेस बोले। कौन कौन सा 5 स्टेजेस ने बोला कि देखो, नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको बता दूं। इसने बोला ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे पहले दुनिया में आती है, जब इकोनॉमी पुरानी होती है, कमजोर होती है, कंट्री जो कमजोर होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जिसमें एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है, एग्रीकल्चर से पैसा ज्यादा कमाते हैं, और एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयमेंट डिपेंड होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टेज आती है, दूसरी स्टेज, उसको बोलते हैं प्री कंडीशंस ऑफ ट्रेड ऑफ के प्री कंडीशंस। ये वो स्टेज है जिसमें इंडस्ट्री अभी आई नहीं, इंडस्ट्री बिगिन होती है। फिर एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ये तीसरी स्टेज है, और इसमें इंडस्ट्री बहुत खतरनाक चलती है। इसमें फिर एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जब कंट्री थोड़ा सा डेवलप करती है तो मैच्योरिटी स्टेज आती है, जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है। फिर लास्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, उसको बोलते हैं मास कंजप्शन, जिसमें सर्विसेज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी नेशनल इनकम में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। ये 5 स्टेजेस ने बोले, बताइए कौन कौन से। ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरी स्टेज प्री कंडीशंस फॉर ट्रेड
ऑफ ट्रेड ऑफ, तीसरा ट्रेड ऑफ जिसमें इंडस्ट्री आई, फिर मैच्योरिटी जिसमें टेक्नोलॉजी आई, फिर आपका सबसे लास्ट में बताइए मास कंजप्शन जिसमें मास कंजप्शन में सर्विसेज आए। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने बता दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा बच्चे का एक भी क्वेश्चन छूट जाए। इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ाने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी में। और ये सारे लेक्चर्स देख लेना, इस पे मैं अब आपका टेस्ट लेने वाला हूं एप्लीकेशन पे। तैयार रहो टेस्ट के लिए, और टॉप ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो एग्जाम्स में आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को तैयार कर लेना, 1-2 दिन में आपको दूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। याद रखना एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और सारे क्वेश्चंस मेरे ये 4 लेक्चर्स के अंदर ही फ्रेम करूंगा और दिखाऊंगा वो क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। लगा कैसा ये लेक्चर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और लाइक क्यों नहीं करते आप? लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर अच्छा लगा ये लेक्चर, हमारी एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो जाओ, जहां पे कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा मोस्ट अफोर्डेबल फी पे। आपको सिर्फ 700 रुपीज में बेस्ट क्वालिटी कोचिंग इन J&K मिलने वाली है, बेस्ट टीचर्स के साथ। और वहां पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट कवरेज है, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट, MCQ सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। और ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाना, क्योंकि ये ऑफर वैलिड है कुछ दिनों के लिए। 1 हफ्ते बाद शायद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय।